प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वर्चुअली 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई वो बहरामपुर, टाटानगर, राउरकेला, हावड़ा, देवघर, बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से ही 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। तस्वीर आपके सामने। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को दी गई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटानगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लोकार्पण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में सबसे समृद्ध राज्य बनने की क्षमता है। हमारी सरकार विकसित झारखंड, विकसित भारत के लिए संकल्पित है। आज टाटानगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। साथ कर्मा पर्व की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बधाई दी है। आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। झारखंड के अलग अलग शहरों में लोगों को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ हाई स्पीड सफर का अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जमशेदपुर के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोलते हुए कि वोट की राजनीति वाले किसी के सगे नहीं। जेएमएम ने चंपई सोरेन का अपमान किया, जिससे आदिवासियों का दिल दुखा है। जेएमएम ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ लूट की है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट। और अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का। देखिए, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जनता तक पहुंचने की रणनीति के क्रम में राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी। 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पूरे प्रदेश में बीजेपी 6 रथ यात्रा निकालेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के भोगनाडीह से परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 21 से 30 सितंबर के बीच 5 अन्य यात्राओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्राएं राज्य के 6 संभागों में शुरू होंगी और राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह को संबोधित किया और इस दौरान नितिन गडकरी ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने मेरे सामने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पीएम उम्मीदवार बनोगे तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। If you are going to become a prime minister, we will support you. Why you should support me and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद मैं दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा और ना ही मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम बनेंगे। जनता फैसला करेगी कि केजरीवाल ईमानदार है या गुनहगार। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की है। मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे।
मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जब तक जनता फैसला नहीं करती तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू किया और कहा कि केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई और नैतिकता की नहीं, निम्नता की नई परिभाषा तय की है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि रिहाई के 48 घंटे बाद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। 48 घंटे में क्या क्या सेटल किया? जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि दुनिया में जब सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के प्रति आग्रह नहीं था, तब भारत में सभ्यता, संस्कृति और मानवीय जीवन मूल्य चरम पर थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण रही है। इसका उद्देश्य किसी का हरण करना या किसी पर जबरन शासन करना नहीं था, बल्कि इसकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही है। इसका नया स्वरूप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प में दिखता है। हमारे ऋषि परंपरा जियो और जीने दो की रही है, क्योंकि यही सच्चा लोकतंत्र है और इस मूल्य पर लोकतंत्र को किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने दिया है। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि देश में कुछ लोगों पर गुलामी की मानसिकता आज भी हावी है। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त बेहद तेज है। हरियाणा में पूर्व मंत्री अनिल विज ने एक स्टेटमेंट दिया। अनिल विज ने कहा कि लोगों की मांग पर मैं सीएम बनने का दावा पेश करूं, अगर मैं पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। ये कहना है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का। जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। बनाना या ना बनाना ये हाईकमांड का काम है, लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। और यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक करने वाले आरोपी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बता दें कि डीएम का अकाउंट हैक करके आरोपी ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसका स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद डीएम ने मामला दर्ज कराया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान सोहन सिंह के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली के बुराड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से फोन को भी बरामद किया, जिससे ये पोस्ट डाली गई थी। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत को ट्रोल करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट ने शुक्रवार को विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार पता लगता है कि डीएम का अकाउंट ही हैक हो गया था। उन्हीं के अकाउंट से ये पोस्ट शेयर किया गया था। अब आरोपी गिरफ्त में है। बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के भीतर ही बिहार में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, उनकी पार्टी अपनी सरकार बनाने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार की तरफ से एक ढकोसला है। उन्होंने राज्य नेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के शाहपुर जिले के जहाजपुर कस्बे में धार्मिक जुलूस पर पथराव हुआ। अचानक हुई घटना से मौके पर भगदड़ का माहौल, नारेबाजी और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने बाजार बंद करवा दिया और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लोगों ने गिरफ्तारी के बाद ही जुलूस को आगे निकालने की बात कही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। पुलिस ने मामले में अब तक 15 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही जहाजपुर से बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धार्मिक स्थल के बाहर धरने पर बैठ गए।
तो वहीं कोलकाता रेप मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक को लेकर टकराव बढ़ गया। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स और सीएम ममता बनर्जी के बीच शनिवार को भी बातचीत नहीं हो पाई। दरअसल 15 डॉक्टर्स का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचा। इस दौरान डॉक्टर्स मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि बातें रिकॉर्ड की जाएंगी लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि सरकार हमसे बातचीत को लेकर गंभीर है। ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया था कि मीटिंग का रिकॉर्डेड वीडियो और डिटेल की साइन हुई कॉपी उनसे शेयर करेंगे। इसके चलते हम लाइव टेलीकास्ट के बिना बैठक करने को मांग गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मीटिंग नहीं की। और वहीं देखिए, कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। संदीप घोष मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी 16 अगस्त से सीबीआई की हिरासत में हैं और वहीं मंडल पर एफआईआर लिखने में देरी करने का आरोप है। यहां बता दें कि रेप केस में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी संजय रॉय को वारदात के दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया था। अब इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल और एसएचओ की भी गिरफ्तारी हो चुकी, जिसके बाद डॉक्टर्स में खुशी नजर आई थी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में आयोजित लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। एक अज्ञात व्यक्ति मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि शख्स सामने बैठा था और अचानक कूदकर मंच पर पहुंचा। घटना के तुरंत बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया और कार्यक्रम बिना किसी अन्य व्यवधान के जारी रहा। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है और गणेश पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आ रही है। और इसी बीच गुजरात से बीजेपी के विधायक रिबाबा जडेजा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने निर्वाचन क्षेत्र जामनगर उत्तर में भगवान गणेश के पंडाल में लड्डू बनाते हुए दिख रहे हैं। अब बताते चले कि रिबाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। रिबाबा ने कहा कि देश भर में गणेश महोत्सव का आयोजन और जश्न दोनों देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश को 4000 लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है और इसके लिए हमारी 50 से ज्यादा बहनें काम कर रही हैं। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इस मौके पर मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं बिहार के गया जिले में ट्रेन का एक इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और लूप लाइन के आगे तेजी से बढ़ते हुए रेलवे ट्रैक के आगे जाकर खेत में जा पहुंचा। यह घटना गया क्यूल रेलवे लाइन की है। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ तो यहां जानकारी मिलती कि गया और क्यूल जो रेल लाइन है वहां पर वजीरगंज स्टेशन और कोल्हाना हॉल्ट के बीच रघुनाथपुर गांव के पास ट्रेन का एक बेपटरी होने का मामला सामने आता है और खबर मिलती है कि ये जो इंजन था वो खेत में जा पहुंचा। इंजन ट्रैक पर चल ही रहा था कि अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। दरअसल लोको पायलट इंजन को लेकर लूप लाइन से गया जंक्शन की ओर जा रहा था और उसी दौरान में अचानक से इंजन अनियंत्रित हुआ और गांव के पास सड़क पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और उसके बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुंबई से दोहा जा रहे इंडिगो की फ्लाइट 6 घंटे लेट होने के बाद कैंसिल कर दी गई। फ्लाइट में करीब 300 यात्री सवार थे। वो फ्लाइट में ही 6 घंटे तक इंतजार करते रहे। इंडिगो की फ्लाइट 6C1303 को सुबह 3:55 पर टेक ऑफ करना था। पैसेंजर्स के बैठने के बाद विमान करीब 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। यात्री करीब 5 घंटे तक प्लेन के अंदर बैठे रहे। इमिग्रेशन खत्म होने की वजह से उन्हें उतरने नहीं दिया गया। पैसेंजर्स का गुस्सा जब बढ़ने लगा तो उसके बाद क्रू मेंबर्स ने उन्हें फ्लाइट से उतरने की इजाजत दी। इसके बाद इमिग्रेशन वेटिंग एरिया में ले गए। इंडिगो ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। अगली फ्लाइट के लिए रीबुकिंग की जा रही है। नदी पत्थर के पास से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला को डिलीवरी कराने के लिए उफनती नदी पार करने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल आदिवासी ग्रामीणों का एक वीडियो सामने आया जिसमें गर्भवती महिला को बांस की झोली बनाकर के कंधे पर लादकर 8 किलोमीटर पैदल ले जाने को ग्रामीण मजबूर नजर आए। फिलहाल स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि नवजात बच्चा और महिला दोनों सुरक्षित हैं। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डाल करके बाढ़ के पानी से होकर के आना जाना पड़ता है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। सेना को मेंढर के गुरसाई टॉप के पास पठानतीर इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। छिपे हुए आतंकियों ने जवानों पर गोलियां बरसा दी। जवाब में जवानों ने भी जवाब दिया। वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई। फिलहाल दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। सेना ने बताया कि 2-3 आतंकी के छिपकर गोली चलाने की आशंका है। पूरे इलाके को फिलहाल सील कर
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर वाली जगह पर और जवानों को भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में ये 3 दिन में चौथा एनकाउंटर है। इससे पहले 13 सितंबर को किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे। और भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे और वो डायमंड ट्रॉफी जीतने से चूक गए। 14 सितंबर को हुए फाइनल मुकाबले में नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 दूर जेवलिन फेंका, जो उनका इस मुकाबले में बेस्ट प्रदर्शन रहा। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स डायमंड लीग चैंपियन बनने में कामयाब रहे। पीटरसन ने पहले प्रयास में 87.87 मीटर का थ्रो किया, यानी कि नीरज ग्रेनाडा के पीटर्स से महज 1 सेंटीमीटर पीछे रह गए। नीरज 2022 में डायमंड लीग जीत चुके हैं और अब उनका दूसरी बार टाइटल जीतने का सपना टूट गया। बीकानेर के रेतीले धोरों में इन दिनों गोलियों की गड़गड़ाहट और तोप टैंक के धमाकों की दहदहलाहट सुनाई दे रही है। यहां आपको बताएं कि दरअसल ये मौका है भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास का। दोनों सेनाएं अपना युद्ध कौशल, युद्ध प्रणाली, मैनेजमेंट सहित बारीकियां और अनुभव साझा करने के उद्देश्य से पिछले सोमवार से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में डटे हुए हैं। इस युद्धाभ्यास के 5वें और 6ठे दिन शुक्रवार को फायरिंग समेत अन्य पोजीशन, युद्ध के दौरान खाद्य, ईंधन सहित सामग्री को त्वरित तरीके से पहुंचाना और युद्ध में घायल सैनिकों को जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा पहुंचाने सहित कई तरह के अभ्यास यहां पर करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर माह का एक पखवाड़ा लगभग बीत चुका है, लेकिन देश के कई राज्यों में मानसून अभी भी सक्रिय है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। वहीं 15 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 18 सितंबर को दिल्ली में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट पुलिस ने दिल्ली में चल रहे एक फर्जी वीजा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में इतनी सफाई से फर्जी वीजा तैयार किए जा रहे थे जिन्हें पहचानना एक सामान्य आदमी तो छोड़िए, पुलिस के लिए भी आसान नहीं था। ये गिरोह वीजा बनाने के लिए खास तरह के कागज का इस्तेमाल करता था। ये लोग वो सभी सिक्योरिटी फीचर अपने वीजा में डालते थे जो कि असली वीजा में होती है। आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारियां की। पुलिस को मौके से भारी तादाद में वीजा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है। और वहीं उत्तराखंड में आसमानी आफत आ पड़ी है। राज्य के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं और ऐसी खौफनाक तस्वीरें हैं। कई जगहों पर तो नदी और नाले उफान पर हैं। साथ ही साथ कॉर्बेट सिटी रामनगर में एक जिप्सी नदी में बहती नजर आए। कहीं टिहरी की अगर चंपावत की बात करते हैं, पिथौरागढ़ की और बागेश्वर की बात करते हैं तो वहां पर भी लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के बाद हाईवे ब्लॉक हो चुका है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी इस वक्त उफान पर है। पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। बरसात रुकने के बाद भी कुछ बरसाती नालों में लगातार हाईवे पर तेज पानी बह रहा है। सभी बरसाती नालों पर पुलिस को लगाया गया था कि कोई भी अनहोनी किसी के साथ ना घट जाए। यूपी के मेरठ में जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई, जिनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि मेरठ की जाकिर कॉलोनी में अचानक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस दौरान मलबे में कई लोग दब गए। हादसे के फौरन बाद प्रशासन ने यहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि इस मकान के मलबे में दबने वाले एक ही परिवार के करीब 8 से 10 लोग हैं। जब यह हादसा हुआ उस वक्त उनके कुछ परिजन दूसरी जगह पर थे, जिसकी वजह से कम वो बच गए। सभी 15 लोग अब रेस्क्यू हो गए। इनमें से 10 डेथ हुई हैं, 5 लोग अलाइव हैं। 10 जो डेथ्स हैं उसमें से 2 मेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं और 5 बच्चे हैं। तो अभी सभी का बाकी की जो नियमानुसार कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और बाकी फॉर्मेलिटीज की वो की जा रही है। उस एरिया को पूरा सील किया जा रहा है और जितना भी डेब्रिस है उसको पूरा निकाला जा रहा है। अभी तक ऑपरेशंस चल रहा है। जब तक पूरा सर्टिफिकेट और सभी चीजें इंश्योर ना कर ली जाएगी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ह्यूमन लाइफ की, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे। राजस्थान के बूंदी में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना हिंडोली कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 52 की है। बताया जा रहा है कि आज सुबह बजरी से भरे डंपर ने
एक इको कार को टक्कर मारी। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। कार मध्य प्रदेश से आई थी। कार सवार लोग खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। और आज इंजीनियर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर्स को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बाकायदा शेयर किया। पोस्ट के कैप्शन में पीएम ने लिखा कि इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं।